मेरी गुफ्तगू का मौजू है कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे पाँव में जो 72-73 सालों से कांटा चुभा हुआ है उसको कोई निकाल नहीं सकता, वो हम ही से निकलेगा, हम ही उसको निकाल सकते हैं। 15 अगस्त को अंग्रेज़ की वापसी, 26 जनवरी को सेकुलर आइन का नफाज, 28 दिसंबर की आज़ाद कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शुमाली हिंद के मुसलमानों की सियासत से तौबा, 6 दिसंबर को डॉक्टर अम्बेडकर और बाबरी मस्जिद का कत्ल, 19 मई को डॉक्टर फरीदी की रहलत के बाद अब 5 अगस्त की तारीख भी हमारी तारीख का संगमील बन गई है। उस दिन न सिर्फ हमारे आइन को अयोध्या में चांदी की ईंटों के साथ बहुत नीचे दफन कर दिया गया, बल्कि उसी दिन मुल्क की अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात से सेकुलरिज़म के नाम पर 72 साल से फराड करने वाली ताकतों ने अपने चेहरे पर पड़ी हुई सारी नकाबों को उलटकर फेंक दिया। अब भी सियासत की बदतरीन ताकतें अपने सजदबू रहे तबकों को दाम हमरंग ज़मी के किसी नए जाल में फांसने की कोशिश करेंगे। फिर भी अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबक़ात को अपने अपने ताले आज़मा लीडरों और मज़हब का लिबादा ओढ़े ठगों की इल्गार से बचाना एक मसला, एक काम है। मायूसी की कोई वजह नहीं, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत का आखिरी फ़ैसला ज़मीन के बजाय आसमानों पर होता है। मसलन बिरादरान यूसुफ ने उन्हें कत्ल के इरादे से कुएं में डाला था, लेकिन यही उनके मिस्र पहुंचने का ज़रिया बना दिया गया। शी जिनपिंग से 18 बार मिलने वाले नरेंद्र मोदी को उसी के हाथ से जलील करवाया गया। हमारे लोगों की तादाद का आयु ज़रूर है, लेकिन ये रुकावट मकड़ी के किसी जाले से भी कमज़ोर साबित होगी। जिस तबके की बहू बेटियों ने अचानक घरों की दहलीज फांद कर भारत की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक चलाई, न सिर्फ उन्होंने हैरत अंगेज सख्तजानी का सबूत दिया, बल्कि दुनिया की सबसे मक्कार और हथियार मीडिया को भी क्या मामूली बात। जेपी आंदोलन, वीपी सिंह तहरीक और अन्ना आंदोलन तीनों का नुमाया हिस्सा रहा हूँ और पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि बिना जमात और क़यादत के चलने वाला शाहीन बाग आंदोलन इन तीनों में सबसे बड़ा भी था और सबसे सख्त जान भी था। मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि बिना जमात और क़यादत के उस पर सरकारी जबर भी ज़्यादा हुआ, लेकिन ये आंदोलन किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं हुआ। अवामी मफाद ने उसे बंद करने का तकाजा किया तो रुक गया। शाहीन बाग हमारी तारीख़ का दूसरा महरूल वाक़या था। पहला वाक़या उस वक्त हुआ जब 20 साल से जुल्म और जबर की चक्की में पिस कर हमारी पूरी कौम ने हथियार डाल दिए थे और हम एहसास कमतरी और एहसास जुर्म की बीमारी को नेहरू हुकूमत ने जुब्बो दस्तार की मदद से फैलाकर बज़ों में ख़ुद हमें उसी गार के दहाने तक पहुंचा दिया था जिसमें गिर कर कौमें अफसाने माजी बन जाया करती हैं। उस वक्त भी एक बीमार और नातवां डॉक्टर फरीदी ने सिर्फ 8-9 साल की जद्दोजहद के ज़रिए हमें उस गार से निकाल कर मैदान में खड़ा कर दिया था। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। कुछ कमज़ोर लोग मायूस होते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने आकाओं के मफाद में अल्लाह की बांधी हुई सारी हदों को फलांग सकते हैं, लेकिन कुदरत ने हमारी बेटियों में ही नहीं हमारे बेटों में भी
एक नया जज्बा पैदा किया है। उन्हें सही रहनुमाई देकर मुल्क की नाकाबिल तस्खीर सियासी ताकत बनाया जा सकता है, जो अपने मुल्क और पूरे भारतीय समाज के लिए बासे रहमत बन सकते हैं। इंसानों और उनकी ज़बान कलम और ईमानों की ख़रीद फ़रोख्त के इस दौर में जो कौम शकील शमशी, आरफा खानम शरवानी और डॉक्टर अर्शी खां जैसे सैकड़ों सहाफ़ी समाज को दे सकती हो, उससे कोई काफिर ही मायूस हो सकता है। सिर्फ सहाफ़त ही नहीं, ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमारी माओं ने लायक अफराद की पूरी खेप पैदा कर दी है। अखिलेश यादव और मायावती जी से कह दीजिए कि वो हर घर में परशुराम जी की मूर्तियां लगवाने में देर न करें। कांग्रेस और दूसरे सेकुलरिस्टों से कह दीजिए कि वो नरम हिंदुत्व के बजाय गरम हिंदुत्व अपना लें। इसमें देर क्यों कर रहे हैं? ये मोहर ताबा से जाके कह दो, ये मोहर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। हम अपने सेहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। आप परशुराम जी की मूर्तियां लगाएं। वक्त आने पर हम राम स्वरूप वर्मा ट्रस्ट बनाकर शंभू कृषि के नाम पर पसमादा तबकात की बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम करके मुल्क को भी आगे बढ़ाएंगे और अपने बादशाहों की गलतियों का कफ़ारा भी अदा करेंगे। हमें 5 अगस्त को मुल्क की सेकुलर ताकतों ने जो पैगाम दिया है, हम उसका वेलकम करते हुए आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। बात साफ है कि हमारे पास भी सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे मरहूम कायदे मिल्लत डॉक्टर फरीदी ने पेरियार, रामास्वामी नायकर, बीपी मंडल वगैरह के मशवरे पर न सिर्फ दिखाया था बल्कि उस पर अमल भी करके दिखाया था। उस पर अमल करके ही उन्होंने मुसलमानों को भारत का नया शूद्र बन जाने से हमें बचाया भी था। ज़्यादा उम्र के लोग गवाही देंगे कि जब हम एहसास कमतरी और एहसास जुर्म की दलदल से बाहर निकाले गए, उस वक्त हम किसी कब्रिस्तान के उगले हुए मुर्दों की तरह थे। जो लोग बेहतर हालत में थे वो भी हमें आफियत पसंदी के कब्रिस्तान की तरफ बुला रहे थे। जिस रास्ते ने हमारा एहसास कमतरी ख़त्म किया, हमें आफियत पसंदी से निजात दी, उस रास्ते को मुस्लिम मजलिस के चंद लोगों ने अब तक अपने सीने से लगा कर ज़िंदा रखा है, बल्कि नीलोपा, पीस पार्टी और परचम पार्टी के नाम से हमेशा उसी रास्ते को मुतहरिक करने की कोशिश होती रही है। अगर हमने उसी वक्त उस रास्ते को अपना लिया होता तो आज हम किसी दूसरे भारत के शहरी होते। अगर हम उसको अब से अपना लें तो अभी तो डॉक्टर फरीदी के तरबियत याफ्ता कई लोग ज़िंदा हैं। अगर हम 50 साल बाद इस जाल से निकलने की कोशिश करेंगे, तब भी 1 सदी के बाद भी हमें सिर्फ वही एक रास्ता मिलेगा, क्योंकि भारतीय समाज जिस मिट्टी से बनाया गया है उसमें कोई दूसरा रास्ता सिरे से है ही नहीं जिसे तलाश किया जा सके। इत्तेहाद 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 का नारा तो सिर्फ मोमिन ही नहीं 72 सालों से मुनाफिक भी लगाते रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमने किस चुनाव में इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं किया? अभी हालिया लोकसभा चुनाव में सिर्फ मुसलमान ही थे जिन्होंने 90% से ज़्यादा गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को वोट दिया, और कोई तबका ऐसा तलाश नहीं किया जा सकता जो कि 60% से ज़्यादा मुत्तहिद हुआ हो। गठबंधन को सारा मुस्लिम वोट मिलने के बाद अखिलेश और माया दोनों में से किसी ने शुक्रिया भी नहीं अदा किया, बल्कि अब परशुराम जी की मूर्तियां लगवाने के लिए दोनों एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आज इस हालत में भी हर सूबे में इज्तिमाई फैसला कर लें
कि हम सूबाई पैमाने पर एक ऐसी सियासी पार्टी बनाएंगे जिसकी लीडरशिप में मुसलमानों के साथ महरूम तबकात की सारी या ज़्यादातर इकाइयों के लोग होंगे, और आज से हमारा सारा वोट ही नहीं, हमारा पैसा और पसीना भी सिर्फ उसी पार्टी पर खर्च होगा। अगर हमें शिकायत होगी तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन साथ उसी का देंगे। जिस दिन हमारे लोगों ने यह तहैया कर लिया, उसके बाद होने वाले किसी भी चुनाव में उस पार्टी को अक्सरियत मिलेगी, क्योंकि अब हम खुद हर विधानसभा में 50,000 के अनुपात से पोल करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। अब डॉक्टर फरीदी और काशीराम का नहीं, बल्कि इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ तेज़ रफ्तार है। हमें ऑल इंडिया क़यादत का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के हर सूबे के मसाइल, तबकों की तादाद, मुखालिफ पार्टियों और तबकों की सोच, हिकमत अमली और लीडरशिप सब अलग हैं। खुद उत्तर प्रदेश में भाजपा लीडरशिप जितनी जहरीली है, बिहार में उतनी जहरीली नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। माजी में डॉक्टर फरीदी और सलाहुद्दीन अवैसी और मुंदरजा बाला पसमादा क़यादत ने कई दिन की दिमाग सोजी के बाद छोटी रियासतों और हर सूबे की अलहदा मजलूम तबकात की लीडरशिप बनाने का फ़ैसला किया था। ये बात असदुद्दीन अवैसी को भी मालूम है कि उनके वालिद भी इस पॉलिसी के बानियों में थे। इत्तेहाद का मतलब ये है कि एक एक सूबे में एक ऐसी मुत्तहिदा सियासी तंजीम होनी चाहिए जिसकी लीडरशिप में मुसलमानों के साथ दीगर पसमादा तबकात की मुश्तरका लीडरशिप भी हो। वो एक ऐसी सियासी ताकत खड़ी करें जो सिर्फ अपने मसाइल के लिए नहीं, बल्कि भारतीय समाज को नफ़रत के मौजूदा माहौल से निकाल कर उन्हें करप्शन, पूंजीवाद, समाजी इस्तेहसाल और हर किस्म के भेदभाव की दलदल से निकाल कर उसे तरक्की के रास्ते पर डाल सके। यही भारत का हकीकी मसला भी है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका इस मसले को पैदा करने में कोई हिस्सा न रहा हो।